तो देखो अब बोलते हैं दोबारा से कि पाचन है, पाचन क्या होता है कि भोजन है, भोजन के बड़े बड़े अवयवों का, किसका, भोजन के बड़े बड़े अवयवों का, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि बड़े बड़े अवयव, यानी ये बाइट हो गए कि नहीं हो गए, तो ये भोजन के क्या है, बड़े बड़े अवयव हैं। इन बड़े बड़े अवयवों को आप क्या कर रहे हो, अंदर ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अंदर ले जा रहे हो। क्या इनको अंदर ले जा रहे हो तो ये ऊर्जा देंगे क्या, नहीं देंगे। तो ऊर्जा नहीं देंगे तो ये पहले किस में टूटेंगे, तो ये पहले किस में टूटेंगे, सरलतम अणुओं में टूटेंगे। किस में टूटेंगे, सरलतम अणुओं में टूटेंगे। ये सरलतम जो अणु है, ये सरलतम अणु कौन से हैं, ऊर्जा योग्य पदार्थ हैं, जिनसे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो ये जो काम होता है, ये काम किसकी सहायता से होता है, तो ये काम पाचक रसों की सहायता से या एंजाइमों की सहायता से होता है। पहली क्लास में मैंने बताया था कि जहां पर रस लिखा हुआ मिले, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, एंजाइम भी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो कोई भी जो रस होता है उसके अंदर कौन उपस्थित होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। कि एंजाइम है वो बिना रस क्या नहीं हो सकता, स्रावित नहीं हो सकता, और रस है वो बिना एंजाइम क्या नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। तो ये जो भोजन के जो बड़े बड़े जो अवयव हैं, ये पाचक रस या एंजाइमों की सहायता से अपने ऊर्जा योग्य सरलतम अणुओं में क्या होते हैं, टूटते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन। और इस पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन तंत्र। अब मैं ये बोलूं कि ये जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है, पाचन की जो क्या है, प्रक्रिया है, ये हमारे शरीर में कहाँ संपन्न होती है, तो पाचन की जो क्रिया है हमारे शरीर में कहाँ संपन्न होती है, आहार नाल में संपन्न होती है। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इसमें क्या होती है, संपन्न होती है। अब कि ये आहार नाल क्या होती है, आहार नाल क्या होती है, तो देखो गुदा तक की जो नाल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हो। कि जो आहार नाल जो है, ये आहार नाल है, इसमें कौन कौन से अंगों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। कि आहार नाल है, इस आहार नाल में कौन कौन से अंगों को शामिल किया गया है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भोजन का पाचन होगा तो आहार नाल में होगा कि नहीं होगा। तो ये जो भोजन है, ये भोजन है इस आहार नाल के अंगों में किस क्रम में गुजरता है, किस क्रम में गुजरता है। तो देखो कि सबसे पहले जो भोजन है वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुंह में। मुंह के बाद भोजन है वो कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। किस में जाता है, ग्रास नली में। कि आहार नाल है, उस आहार नाल का पहला अंग कौन सा हो गया, मुंह के बाद क्या हो गया, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद में ये जो क्या होता है भोजन, ये कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है, जिसको आप पेट बोलते हो। क्या बोलते हो, पेट। आमाशय के बाद में ये भोजन कहाँ पहुंचता है, तो आमाशय के बाद ये पहुंचता है छोटी आंत में। कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद ये कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद ये किसके द्वारा, गुदा द्वारा जो अपशिष्ट जो बचता है, जिसका पाचन नहीं होता है, वो शरीर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आहार नाल जो है, इस आहार नाल में कौन कौन से अंगों को शामिल किया है, तो आहार नाल में कौन सा अंग, मुंह। मुंह के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय के बाद छोटी आंत के बाद और बड़ी आंत के बाद गुदा। और इस मुंह से लेकर इस गुदा तक की नाल को क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहार नाल। या आपको ऐसे भी बोल सकता है कि बताओ भाई पाचन तंत्र में कौन कौन से अंगों को शामिल किया गया है। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंगों को शामिल किया है, मुंह, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और क्या हो गई, गुदा। ये सारे के सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन तंत्र। और इन सभी का जो सम्मिलित जो रूप है, या सभी को हम क्या कह सकते हैं, आहार नाल कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो मानव जो है, इस मानव में ये जो आहार नाल जो है, इस आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो इस आहार नाल की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। या आप ऐसे भी कह सकते हो 30 से कितने फीट होती है, 33 फीट होती है। क्या छोटी आंत अलग, इसमें फिर अलग आएगी। लगभग 6 से 6.5 मीटर क्या होती है, छोटी आंत होती है। ठीक है ना। तो एक बार हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरी आहार नाल की, यानी कि मुंह से लेकर गुदा तक जो है पूरी, इसकी बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर बोल दो, या 30 से कितनी बता सकते हो, 33 फीट बता सकते हो। कि 1 मीटर में लगभग 3.25 क्या होता है, फीट होता है। आई कि नहीं आई इतनी बात समझ में,
ठीक है, तो एक बार इसको लिखो आप। पाचन किसे कहोगे? पाचन, पाचन किसे कहोगे? कि भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का या अवयवों का पाचक रस या एंजाइमों की सहायता से ऊर्जा योग्य पदार्थों में क्या होना? टूटना, परिवर्तित होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो लिखो इसमें, मैं बोलूंगा और वैसे लिखना है। भोजन के बड़े बड़े, भोजन के बड़े बड़े अवयवों का भोजन के बड़े बड़े अवयवों का पाचक रसों ऑब्लिक लगा के लिखना एंजाइमों, पाचक रसों ऑब्लिक लगा के एंजाइमों की सहायता से ऊर्जा योग्य पदार्थों में टूटना, पाचन कहलाता है। टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। फिर लिखना पाचन तंत्र, पाचन तंत्र पाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह है। पाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। कौन सी को? नहीं, अपशिष्ट अलग आएगा। ऊर्जा का पहले, ऊर्जा योग्य जो पदार्थ है उनका पहले ही क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। हाँ, क्यों नहीं लेंगे? जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे यूज में लेंगे। आगे हम यही चीज पढ़ेंगे कैसे यूज में लेते हैं। ठीक है, तो देखो कि पाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। और लिखो हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया, हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में क्या होती है? संपन्न होती है। और नेक्स्ट लाइन में लिखो मुख से लेकर, मुख मतलब माउथ, मुख से लेकर कहां तक? गुदा तक की नाल क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। क्या कहलाती है? आहार नाल। और मानव शरीर में आहार नाल जो होते हैं, इस आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, या क्या बोल सकते हो 30 से 33 फिट बोल सकते हो। 30 से कितनी बता सकते हो? 33 फिट बता सकते हो। अब आपको ये पूछे कि आहार नाल जो है
इस आहार नाल में कौन कौन से अंगों को शामिल किया गया है? दो तो पता लग गया, एक तो मुख हो गया और एक क्या हो गया, गुदा हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से अंग आते हैं? तो देखो, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हमारे शरीर में भोजन के जाने का सही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो देखो कि हमारे शरीर में भोजन जाने का सही क्रम क्या होता है। तो भोजन के जाने का सही क्रम, और भोजन के जाने का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले कहाँ जाएगा भोजन? मुख, मतलब माउथ। किस में जाएगा? मुख, माउथ। माउथ के बाद किस में जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली के बाद किस में जाएगा? आमाशय में जाएगा। किस में जाएगा? आमाशय में जाएगा। आमाशय के बाद कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में पहुंचेगा। छोटी आंत के बाद कहाँ पहुंचेगा? बड़ी आंत में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद गुदा द्वारा जो अपशिष्ट जो बचता है वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो आहार नाल जो है, उस आहार नाल में इन अंगों को क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। सही बताओगे क्रम? पहले मुख, फिर 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 और फिर गुदा। फिर क्या हो गई? गुदा हो गई। अब देखो, यहां पर मैं एक बात और आपको बीच में बताऊंगा। एक बात और क्या करेंगे? बीच में बताऊंगा। देखो, अभी मैंने क्या बोले हैं कि जो भोजन जो है वो भोजन किस रूप में होगा? बड़े बड़े अवयवों के रूप में होगा। ठीक है, शरीर के अंदर जाएगा तो जो एंजाइम जो है, पाचक जो रस है, उसको किस में तोड़ देंगे? छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ देंगे, जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो देखो कि ये बड़े बड़े जो अवयव जो हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है कि नहीं है? तो ये बड़े बड़े जो अवयव जो हैं, इनका जो निर्माण है वो किससे हुआ है? जंतु या पादपों से हुआ है कि नहीं हुआ? जंतु पादपों से तो हुआ है। अरे आप अनाज ले रहे हो, अनाज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और अनाज है वो पादपों से प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे ही प्रोटीन है, उसके भी पादप स्रोत होते हैं कि नहीं होते? वसा है, उसके जंतु स्रोत होते हैं कि नहीं होते? पादप स्रोत होते हैं कि नहीं होते? तो देखो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भोजन के जो बड़े बड़े जो अवयव हैं, इनका निर्माण किससे हुआ है? पादपों से हुआ है कि नहीं हुआ? तो वो पादप जो है इन बड़े बड़े अवयवों का निर्माण कर रहे हैं, तो इनके निर्माण में कौन भाग लेते हैं? छोटे छोटे अवयव क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ये बड़े बड़े अवयव हैं, हमारे शरीर में जाएंगे तो पाचक रसों की सहायता से उन्हीं छोटे छोटे अवयवों में दोबारा से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। मतलब दो काम हो रहे हैं। दो काम क्या हो रहा है कि एक तो जंतु और पादपों से भोजन के छोटे छोटे अवयवों से बड़े अवयवों का निर्माण हो रहा है, और हमारे शरीर में बड़े अवयवों से पुनः छोटे अवयवों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और ये दोनों प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि एक तो बड़े बड़े अवयवों से छोटे अवयवों का बदलना, और एक छोटे छोटे अवयवों से बड़े अवयवों का बनना। तो दो प्रक्रिया है कि नहीं है? और दोनों को हम क्या कहते हैं? तो एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे कि देखो, मैं बोलूं ये भोजन के कैसे अवयव हैं? बड़े बड़े अवयव हैं। इन बड़े बड़े अवयवों में हो क्या सकता है वो बात मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इन बड़े बड़े अवयवों से छोटे छोटे अवयवों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ये छोटे छोटे अवयवों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। याद रखने के लिए, ये भोजन के कैसे अवयव हैं? भोजन के बड़े अवयव बोल दो या टुकड़े बोल दो, एक ही बात है। और ये कैसे? भोजन के छोटे या क्या बोल सकते हो? सरलतम अवयव बोल सकते हो। तो देखो कि हमारे शरीर में बड़े अवयवों से एंजाइमों की सहायता से किसका निर्माण होगा? छोटे अवयवों का निर्माण होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पादप और जंतु हैं, उनमें क्या है? भोजन के सरलतम अणु हैं, और उन्हीं सरलतम अणुओं से बड़े अणुओं का क्या हो रहा है? निर्माण। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? दो प्रक्रिया हो गई, एक बड़े से छोटे और एक छोटे से बड़े। बड़ा जो होता है, ठीक है, मान लो ये मोबाइल बड़ा है, इसको आप क्या करो? छोटा कर रहे हो, तो इसको काटोगे कि नहीं काटोगे? कट का मतलब क्या होता है? काटना। तो बड़े को हम काट रहे हैं तो वो छोटा होगा कि नहीं होगा? तो कट से याद रखना कैटाबोलिज्म। क्या याद रखोगे? कैटाबोलिज्म।
कैटाबोलिज्म याद रखना। और कैटाबोलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचय। मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ भाई, भोजन के बड़े बड़े अवयवों से छोटे छोटे अवयवों का बनना क्या कहलाता है? अपचय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचय। और मैं बोलूं कि भोजन के सरलतम अणुओं से छोटे छोटे अणुओं से या अवयवों से बड़े अवयवों का बनना क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं एनाबोलिज्म। क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म बोलते हैं। और एनाबोलिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? उपचय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपचय बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़े से छोटे का निर्माण क्या कहलाएगा? छोटे से बड़े का निर्माण क्या कहलाएगा? उपचय कहलाएगा। दोनों काम होंगे कि नहीं होंगे? पादप जंतुओं द्वारा क्या होगा? उपचय होगा। हमारे द्वारा क्या होगा? अपचय। दोनों काम लगातार होते रहेंगे कि नहीं? और इसी प्रक्रिया को कहते हैं उपापचय। क्या कहते हैं? उपापचय। मतलब क्वेश्चन कि उपापचय होता है, अपचय प्लस उपचय दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। कि दोनों प्रक्रिया क्या हो रही हैं? साथ हो रही हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? उपापचय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपापचय। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि उपापचय जो होता है, उपापचय किसके बराबर होता है? तो उपापचय अपचय प्लस किसके बराबर होता है? उपचय के बराबर होता है। उपापचय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मेटाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबोलिज्म। अब इसको लिखाने की जरूरत थोड़ी ना है, ऐसे याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि भोजन के बड़े बड़े अवयवों से छोटे अवयवों का बदलना या छोटे अवयवों का निर्माण क्या कहलाएगा? अपचय। छोटे अवयवों से बड़े अवयवों का निर्माण क्या कहलाएगा? और अपचय और उपचय दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? उपापचय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपापचय कहलाएगा। लिख लो। पाचन कहाँ संपन्न होगा? आहार नाल में। कहाँ संपन्न होगा? आहार नाल में। आहार नाल की मैं बात करूं तो आहार नाल का पहला भाग क्या होगा? मुख होगा। तो सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहाँ से होगी? मुख से होगी। कहाँ से होगी? मुंह से होगी। तो एक नंबर पे लिखो मुख में पाचन। मुख में पाचन। मुख मतलब माउथ। मुख में पाचन। अब सुनना आराम से एक बार कि हमारा जो मुंह है, जो है मुख जो है, इस मुख में जो भोजन का जो पाचन है वो पाचन कैसे होता है? मुख का पाचन, मुख में यानी कि जो पाचन है वो कैसे होता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुख में पाचन के लिए, मुख में पाचन के लिए कितने अंग आवश्यक होते हैं? तो मुख में पाचन के लिए कौन कौन से अंग आवश्यक होते हैं? तो सबसे पहला दांत आवश्यक होता है। दांत क्या होता है? आवश्यक होता है। दूसरा जीभ क्या होती है? आवश्यक होती है। और तीसरा जो लार ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। कि हमारे मुंह में भोजन के पाचन के लिए दांत, जीभ और लार ग्रंथियां क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। देखो लार की होती है, क्योंकि पाचन की बात करेंगे तो पाचन है वो पाचक रसों के द्वारा होता है और लार जो है वो एक पाचक रस होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो भोजन का यांत्रिक पाचन करते हैं। यांत्रिक पाचन का मतलब क्या होता है? कि भोजन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना? तोड़ देना। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना? तोड़ देना। बाकी पाचन है, पाचन का काम है वो किसके द्वारा होगा? पाचक रसों के द्वारा होगा। अगर पाचक रस नहीं होंगे तो हमारे शरीर में भोजन का क्या नहीं होगा? पाचन नहीं होगा। तो देखो कि मुख में पाचन की अगर बात करें तो मुख में पाचन के लिए कितने अंग आवश्यक होते हैं? तो मुख में पाचन के लिए 3 अंग क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। और 3 अंग कौन कौन से? तो 3 जो क्या है अंग हैं उनमें एक तो कौन सा हो गया? आपका दांत हो गया। क्या हो गया? दांत। एक कौन सा हो गया? जीभ। और एक कौन सा हो गया? लार ग्रंथियां। मतलब कि ये जो तीनों जो क्या हैं मुंह के जो अंग हैं ये भोजन के पाचन में कहीं ना कहीं क्या होंगे? काम आएंगे। कहीं ना कहीं क्या आएंगे? काम आएंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? दांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कि दांत के बारे में पढ़ना है तो दांत के बारे में क्या क्या पढ़ना है? आपका क्वेश्चन है, आप बताओगे। ठीक है। हाँ अभी ये तो बहुत आगे पूछेंगे, अभी तो यहाँ पहुंचे नहीं। बताओ मुझे, मैं ये बोलूं कि हमारा जो क्या है तंत्रिका जो तंत्र है,
तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। मतलब इस न्यूरॉन से हम किसको समझ सकते? तंत्रिका तंत्र को। जहां न्यूरॉन लिखा हुआ है अपने माइंड में क्या आता है? तंत्रिका तंत्र आता है। मैं बोलूं कि जो हमारा हृदय जो होता है, उस हृदय के लिए हम किन से शब्द का प्रयोग करते हैं? कार्डियो। कि जहां कार्डियो लिखा होता है उसका मतलब हम क्या समझते हैं? हृदय। कि कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? हृदय की बात हो रही है। तो वैसे ही मैं यहाँ बात करूंगा कि जो दांत जो है, इस दांत के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं कि जिस शब्द से दांत की क्या होती है? पहचान होती है। क्या होती है? पहचान होती है। ठीक है। हाँ, तो देखो कि दांत है, दांत के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? तो दांत के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? डेंटो शब्द का। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? डेंटो। कि जहां पर आपको क्या लिखा हुआ मिले? डेंटो शब्द लिखा हुआ मिले तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? कि दांत। क्या आना चाहिए? दांत। या फिर एक शब्द और होता है जिसको हम बोलते हैं ओडेंटो। क्या बोलते हैं? ओडेंटो। यानी कि दांत के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? डेंटो, ओडेंटो। दोनों शब्दों का क्या कर सकते हो आप? प्रयोग कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ भाई, दांत जो हैं, इन दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो जहां भी अध्ययन करने की बात है वहां पर आपको क्या लगाना है? लॉजी लगाना है। कौन से शब्द के साथ लॉजी लगाओगे? कोई भी, दोनों में से किसी के साथ भी क्या लगा दो? लॉजी लगा दो। तो क्या हो जाएगा? डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी। तो दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी या फिर क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि दांतों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? डेंटो या ओडेंटो। दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी कहलाएगा। अब देखो कि हम बात करें कि हमारे जो दांत हैं, हमारे दांत हैं, उनका सभी का आकार समान है क्या? सभी की संरचना अलग है क्या? कि हमारे जो दांत हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग संरचना के होते हैं। मतलब कि आकार समान नहीं है तो हम हमारे दांतों को क्या कह सकते हैं? तो हम हमारे दांतों को विषम दंती कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विषम दंती कह सकते हैं, हेटेरोडोंट कह सकते हैं। कि हेटेरो का मतलब होता है विषम, की समान नहीं है तो कैसे हैं? असमान, मतलब विषम है। और जिनके दांत क्या होते हैं? समान होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? समदंती कहेंगे। क्या कहेंगे? समदंती। तो हमारे दांत तो समान नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो मानव है, मानव के दांत कैसे होते हैं? विषम दंती होते हैं। तो नीचे लिख लेना कि मानव के जो दांत हैं, मानव के दांत जो हैं वो कैसे होते हैं? विषम दंती होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। क्या होते हैं? विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब समझ गए कि सभी की जो आकार है, संरचना है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। अब देखो कि हमारे दांतों की संरचना भी अलग अलग है और हमारे दांतों का कार्य भी क्या है? अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो दांत हैं वो कार्य करने के आधार पर, किसके आधार पर? कार्य करने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो देखो कि मानव के जो दांत हैं वो किसके आधार पर? कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और 4 प्रकार के जो दांत हैं वो कौन कौन से हैं? तो 4 प्रकार के दांत हैं, वो सुनना एक बार कौन कौन से हैं। तो देखो मैं एक साथ ही लिख दूंगा चारों दांतों को, साथ में लिखो मत, बाद में लिख लेना। सबसे पहला जो दांत है उसको हम क्या कहेंगे? कर्तनक कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्तनक कहेंगे। दूसरा जो दांत है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे रदनक। क्या कहेंगे? रदनक। तीसरा जो दांत है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे अग्र चवर्णक। क्या कहेंगे? और चौथा जो दांत है उसको क्या कहेंगे? चवर्णक कहेंगे। क्या कहेंगे? चवर्णक कहेंगे। कर्तनक जो होता है, इस कर्तनक को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंसाइजर। क्या कहते हैं?
इंसाइजर कहते हैं। रदनक को हम क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। अगर चवर्णक को हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और चवर्णक को हम क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। आ गई क्या बात समझ में? कि जो कर्तनक है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंसाइजर। रदनक को क्या बोलेंगे? कैनाइन। अगर चवर्णक को क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। और चवर्णक को क्या बोलेंगे? मोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलर बोलेंगे। अब देखो इसकी हम बात करें किसकी? संख्या की, कि इन दांतों की संख्या कितनी कितनी होती है, कि ये जो दांत जो है इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। तो देखो इनकी जो संख्या है वो कितनी कितनी होती है। एक तो लिखूंगा मैं किसमें? बच्चों में। किसमें लिखूंगा? बच्चों में। और एक मैं लिखूंगा किसमें? वयस्क में। किसमें लिखूंगा? वयस्क। वयस्क का मतलब क्या होता है? अडल्ट। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हम अडल्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके अनुसार पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? क्वेश्चन आ ही जाता है कि बताओ भाई बच्चों में कर्तनक की संख्या कितनी होती है, बच्चों में रदनक की संख्या कितनी होती है, बच्चों में अगर चवर्णक की संख्या कितनी होती है और चवर्णक की संख्या कितनी होती है, वयस्क में कितनी होती है, वयस्क में इसकी कितनी होती है, इसकी कितनी होती है और इसकी कितनी होती है। तो देखो एक बार आराम से, ये तो क्या हो गए? आपके दांत हो गए। ये क्या हो गई? आपकी बच्चों में संख्या। किसमें संख्या? बच्चों में संख्या। ये किसमें हो गई? आपकी वयस्क में संख्या। और मैं बोलूं किसके आधार पर इनको अलग किया है? कार्य के आधार पर। तो कर्तनक का काम क्या होता है? रदनक का काम क्या होता है? अगर चवर्णक का काम क्या होता है? और चवर्णक का काम क्या होता है? तो देखो कि सबसे पहले मैं बोलूं कि बच्चों में कर्तनक दांतों की संख्या कितनी होती है। कर्तनक का मतलब होता है काटना। कर्तनक का मतलब क्या होता है? काटना। मतलब इन दांतों का काम भी क्या है? काटना। कि कर्तनक जो दांत हैं उनका काम क्या है? काटना है। ठीक है। अब कि कर्तनक जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? यानी कि आप मुंह खोलते हो, क्या करते हो? मुंह खोलते हो केवल स्माइल के समय। एक तो पूरा खोल दो और एक स्माइल करो यानी मुस्कुराते हो। तब जैसे आप मुस्कुराते हो उस समय क्या होता है कि आपके सामने वाले दांत क्या होते हैं? दिखाई। सामने वाले कौन से? 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। तो जो कर्तनक जो दांत हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। कि जैसे ही मुंह खोलते हैं, मुंह खोलते ही 4 तो ऊपर दिखाई देते हैं, 4 नीचे दिखाई देते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और वही दांत क्या होते हैं? हाँ हाँ, तो वही जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? कर्तनक होते हैं। और ये जो कर्तनक जो होते हैं इनकी बच्चों में संख्या भी कितनी होती है और वयस्क में संख्या भी कितनी होती है? 8। बच्चों का मतलब क्या है? देखो बच्चों का मतलब ये है हमारे दांत आते हैं और जैसे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का मतलब 5 से 6 वर्ष की उम्र क्या हो जाती है? शुरू। वैसे ही वो दांत क्या गिरना शुरू हो जाते हैं, मतलब दांत चेंज हुए। दांत क्या हुए? चेंज। तो वहां तक के जो दांत है ना, जो दांत गिरते हैं, आने के बाद जो गिरते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बच्चों के दांत बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो परमानेंट आ जाएंगे वो है ही। ठीक है। तो देखो कि जो कर्तनक जो है उनकी संख्या बच्चों में कितनी होती है? और वो बच्चों में 8 है। फिर वो दांत गिर जाते हैं, उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं, तो उनकी संख्या भी कितनी रहेगी? 8। तो आपको पूछे कि बच्चों में कर्तनक दांतों की संख्या कितनी होती है और वयस्क में कर्तनक दांतों की संख्या, और कर्तनक दांतों का काम क्या होता है? बच्चे के जैसे ही दांत आते हैं तो आप बोलते हैं ले बेटा। ठीक है। तो वो उन दांतों से क्या करता है? काटता है कि नहीं काटता? आपको भी कभी कोई ऐसा मौका मिल जाए काटने का तो क्या आप साइड वाले दांत काम में लेते हो क्या सामने दांत काम में लेते हो? सामने वाले दांत काम में लेते हो कि नहीं? तो देखो कि कर्तनक का काम क्या होता है? काटना। अब देखो कि मैंने एक बात बताई है कि जैसे आप क्या करते हो? मुस्कुराते हो, मुंह खोलते हो, तो सामने वाले 4 ऊपर के 4 नीचे के क्या कहलाएंगे? कर्तनक। लेकिन इनके जस्ट आगे वाला, इनके जस्ट आगे वाला एक एक दांत, ऊपर भी एक एक, नीचे भी एक एक, तो ऊपर कितने हो गए? मतलब ये 4 दांत थे भाई, ठीक है ना? और ये भी नीचे क्या थे? 4 दांत। तो इनके जस्ट पास वाला एक तो ये, एक ये, एक ये, थोड़े से नुकीले भी होते हैं,
थोड़े से क्या होते हैं, नुकीले भी होते हैं। और ये दांत क्या कहलाते हैं, कैनाइन कहलाते हैं, रत्नक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रत्नक कहलाते हैं। और इनकी संख्या बच्चों में कितनी, 4। बच्चों में कितनी, 4। और वयस्क में भी इनकी संख्या कितनी होगी, 4। यानी कि वयस्क में इनकी संख्या 4 और बच्चों में भी इनकी संख्या क्या होती है, 4। और इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है चीरना फाड़ना। गन्ना खाते हो क्या, सामने वाले दांतों से चीरते हो क्या उसको, नहीं। और कोई पुड़िया खाता है तो वो सामने वाले दांतों से चीरता है क्या उसको, ऐसे साइड में लगाता है। कौन से दांतों के, रदनक दांतों के, क्योंकि उनकी प्रकृति कैसी होती है, नुकीले, नुकीले प्रकृति के होते हैं, इसलिए चीर फाड़ में क्या आते हैं, वो काम आते हैं। तो इनका काम क्या है, तो इनका काम है चीरना फाड़ना। क्या काम है, चीरना और फाड़ना, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, अगर चवर्णक किसको कहते हैं, 4 दांत ऊपर वाले थे, 4 दांत नीचे वाले, उनके जस्ट आगे वाला एक एक दांत कौन सा हो गया, अगर चवर्णक हो गया। लेकिन उनके भी आगे वाले 2-2 दांत, उनके भी आगे वाले 2-2 दांत। तो देखो ऊपर 2 क्या है, रत्नक है, तो 2 रत्नक है, तो इसके इधर 2, इसके इधर 2, कितने हो गए, 4। नीचे भी ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, कि नीचे रत्नक है कि नहीं, तो 2 उसके आगे, 2 उसके आगे। तो रत्नक दांत, ये जो अगर चवर्णक जो दांत है, उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8। किसमें होती है, वयस्क में होती है। बच्चों में ये दांत नहीं आते हैं, बच्चों में ये दांत नहीं आते हैं। तो बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है, 0 होती है। क्वेश्चन आता है कि बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, अगर चवर्णक दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित। और आप खुद बताओ, बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, और कहाँ क्या कहते हैं सामने वाले को, कर्तनक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दोनों दांत याद रहेंगे कि बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, और बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित रहते हैं, रदनक दांत क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। और बात, हाँ हाँ 3 नंबर वाला, ठीक है। अब देखो, अब बात कर रहे हैं किसकी, चवर्णक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, चवर्णक की बात कर रहे हैं। तो देखो ऊपर वाले 4 थे, 4 के जस्ट आगे वाला, और उनके जस्ट आगे वाले 2-2, ठीक है। उन 2 के आगे वाले कितने दांत है, 3-3 दांत। तो 3 दांत लास्ट में इधर, और 3 दांत लास्ट में इधर। ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए, 6। ऊपर वाले जबड़े में 6, तो नीचे वाले जबड़े में भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। नीचे वाले जबड़े में भी 6। अरे 16 दांत ऊपर है, तो 16 ही कहाँ होंगे, नीचे होंगे। तो 6 ऊपर है और 6 क्या है, नीचे। किस में होते हैं, वयस्क में होते हैं। तो वयस्क में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चों की अगर बात करें, तो बच्चों में चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है। तो देखो कि लास्ट वाले जो 3-3 दांत जो अभी मैंने बताए हैं, वो कैसी प्रकृति के हैं, चवर्णक प्रकृति के। और जब तक किशोर अवस्था नहीं आती, किशोर अवस्था के बाद में, किसके बाद में, किशोर अवस्था के बाद में 4 दांत आते हैं। उससे पहले कितने रहते हैं, ये 2-2 ही रहते हैं। 3-3 रहने चाहिए, लेकिन उनमें कितने रहते हैं, 2-2 ही रहते हैं। तो हम बता सकते हैं कि बच्चों में इनकी संख्या कितनी है, ऊपर एक साइड में 2, एक साइड में 2, नीचे 2, नीचे 2, टोटल कितने रहे, 8। 4 तो एब्सेंट रहते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, अक्कलदाढ़ बोलते हो। और जो कब आती है, किशोर अवस्था के बाद आती है। तो इनकी संख्या बच्चों में कितनी हो गई, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8 हो गई। तो ये संख्या बता सकते हो क्या, कि बच्चों में कर्तनक की संख्या, रत्नक की संख्या, अगर चवर्णक की संख्या, चवर्णक की संख्या, वयस्क में कर्तनक है, रत्नक है, अगर चवर्णक, और ये चवर्णक है। अब आपको पूछे कि बच्चों में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। बच्चों में कुल दांतों की संख्या, और वयस्क में कुल दांतों की संख्या। और अगर बच्चा वयस्क नहीं, देर सीधा पूछे कि मानव में दांतों की संख्या 32, फिर सारी बात किसकी बताओगे, वयस्क की बताओगे। देखो भाई, कर्तनक का काम क्या था, काटना, काम क्या था, और इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है चबाना। इनका काम क्या होता है, जैसे चवर्णक जैसे चबाना होता है। याद रह जाएगा इतना, लिख लो। पीछे भी है क्या, चलो पीछे है तो पीछे कर देंगे। ये कितने हो जाएंगे, 20, और ये कितने हो जाएंगे, 32।
इससे पीछे भी है क्या? हो गया क्या? ये हो गया तो ये लो लिखो। हाँ आ गई क्या आपके? देखो जरूरी नहीं कि ये आई, किसी को आती है किसी को नहीं आती, जरूरी नहीं है कि सभी को आ जाए, नहीं। और ये याद रखना भाई कि कभी आप चिंता करने लग जाओ कि मेरे तो अक्लदार आई नहीं, मुझे तो अक्ल नहीं आई। इसका अक्ल से कोई क्या नहीं होता, लेना देना नहीं होता। हम ये मानते हैं कि किशोर अवस्था के दौरान बच्चा क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, उसको क्या आती है, समझ आ जाती है, ठीक है। और ये दांत भी कब आते हैं, किशोर अवस्था के बाद, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, अक्ल दांत। हाँ लिख, हाँ हो गया भाई सभी का। एक एक पॉइंट लगा के लिखो। बच्चों में सर्वप्रथम, बच्चों में सर्वप्रथम कर्तनक दांत, बच्चों में सर्वप्रथम कर्तनक दांत आते हैं। बच्चों में सर्वप्रथम कर्तनक दांत आते हैं। जिन्हें इंग्लिश में लिख लो, जिन्हें स्माइल टीथ, जिन्हें स्माइल टीथ, मुस्कुराने वाले दांत कहा जाता है। दांत थोड़ी मुस्कुराते हैं, जब हम मुस्कुराते हैं तब ये दांत क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। नहीं दांत नहीं, जब हम मुस्कुराते हैं तब ये दिखाई देते हैं, मुस्कुराने वाले दांत। हाँ लेकिन दांत नहीं मुस्कुराते, जब हम मुस्कुराते हैं तब ये दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मुस्कुराने वाले दांत। दूसरी लाइन में लिखो। बच्चों में अगर चवर्णक दांत अनुपस्थित होते हैं, बच्चों में अगर चवर्णक दांत अनुपस्थित होते हैं, लिख लिया। फिर लिखो बच्चों के दांत, नेक्स्ट लाइन में लिखना तीसरा पॉइंट। बच्चों के दांत ओब्लिक लगा के लिखना दूध के दांत, बच्चों के दांत दूध के दांत, ओब्लिक लगा के लिखो अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, और ओब्लिक लगा के लिखो द्विबार दंती, द्विबार दंती की संख्या, द्विबार दंती की संख्या कितनी होती है भाई, डैश लगा के लिखो, बताओ। देखिए कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। 20। देखो बच्चों के दांत जोड़ने पर 20 ही आ रहे हैं, और हम बोलते हैं कि वे दांत जो जब बच्चा दूध पीता है तब तक रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मतलब उनको दूध के दांत कहोगे कि नहीं कहोगे? अस्थायी क्यों कहोगे? कि टूट जाते हैं, उनके स्थान पर दूसरे आते हैं, मतलब ये जीवन में स्थायी नहीं है, तो इनको आप क्या कहोगे, अस्थायी कहोगे, टेम्परेरी कहोगे कि नहीं कहोगे। और द्विबार दंती का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब दो, बार दंती दो बार आने वाले दांत। ये दांत तो नहीं आएंगे, लेकिन इनका जो स्थान जो है उसी पर ही तो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इनको आप क्या कह सकते हो, द्विबार दंती कह सकते हो। तो आपको पूछे कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी, 20, या पूछे आपको कि अस्थायी दांतों की संख्या 20, या पूछे द्विबार दंती की संख्या, और या पूछे दूध के दांतों की संख्या, आंसर एक ही होगा 20। आगे बात समझ में। नेक्स्ट लाइन में लिखो 4 नंबर लगा के,
लिखो 4 नंबर में, कुल दांत, कुल दांत कितने होते हैं? डैश लगा के लिखो 32। कुल दांत 32। अगला पॉइंट लिखो, अस्थायी दांत, सॉरी अस्थायी तो लिख लिया ना, स्थायी दांत। स्थायी दांत, स्थायी का मतलब कि जो जीवन में कितनी बार आ रहे हैं? एक बार, और एक बार आकर क्या हो गए? स्थायी हो गए। क्या हो गए? स्थायी। तो जीवन में एक बार आ रहे हैं, स्थायी हो गए, तो उनको एक बार दंती बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ओब्लिक लगा के लिखो, एक बार दंती, इसके ही लगा दो ओब्लिक। एक बार दंती की संख्या, स्थायी दांत ओब्लिक एक बार दंती की संख्या बताओ कितनी होगी? कितनी? 32। 32 तो कुल टोटल है, जिनमें 20 तो क्या कर रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं, तो 12 दांत ही तो ऐसे हैं। 12 कौन से? 8 तो ये और 4 इस वाले अक्कल दाढ़ के रूप में, सबके लास्ट वाली दाढ़। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। कि ये जीवन में एक बार ही आते हैं, एक बार आने के बाद स्थायी हो जाते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? स्थायी या एक बार दंती। तो डैश लगा के लिखो 12 ना। आ गई बात समझ में? अंतर आया ना? तो जो पूछे वही आपको क्या देना है? आंसर। नोट लगाओ, हाँ नोट लगाओ, और नोट लगा के लिखो, किशोर अवस्था के पश्चात, किशोर अवस्था के पश्चात 4 दांत आते हैं। 4 दांत आते हैं, जो 4 दांत कौन से? ये जो कम थे 4 दांत, तो सबसे लास्ट वाली जो दाढ़ है वो। किशोर अवस्था के पश्चात 4 दांत आते हैं, जो किस प्रकृति के होते हैं? सबसे लास्ट वाले चवर्णक होते हैं कि नहीं? तो जो चवर्णक प्रकृति के होते हैं, जो चवर्णक प्रकृति के होते हैं, जो चवर्णक प्रकृति के होते हैं, इन्हें अक्कल दाढ़, इन्हें अक्कल दाढ़, और ओब्लिक लगा के क्या लिखोगे? प्रज्ञा दंत। अक्कल दाढ़ या प्रज्ञा दंत, इंग्लिश में बोलते हैं कौन से टीथ? विजडम टीथ कहा जाता है। हाँ अक्कल दाढ़ मैंने बोल दिया, लिखा नहीं। दाढ़, दाढ़, अक्कल दाढ़, जिन्हें अक्कल दाढ़ ओब्लिक लगा के प्रज्ञा दंत, इंग्लिश में क्या बोलोगे? विजडम टीथ कहा जाता है। और इन्हें अवशेषी दांत भी कहते हैं। अवशेषी का मतलब क्या होता है? अवशेषी का मतलब होता है कि हमारे शरीर का वह भाग जो कोई काम नहीं कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा? अवशेषी। तो देखो ये दांत कब आ रहे हैं? किशोर अवस्था के बाद। तो इनका जो काम है वो पहले भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? इनके साथ वाले 8 दांत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इनके साथ वाले 8 जो दांत हैं वो इनका काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये दांत आए तो भी ठीक और न आए तो भी ठीक, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अवशेषी दांत। तो आपको पूछ ले कि बताओ भाई अवशेषी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4। कि जो अक्कल दाढ़ जो है, जो किशोर अवस्था के बाद आ रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अवशेषी दांत कहेंगे। एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिखो। लिखो दांतों के ऊपर, दांतों के ऊपर सफेद भाग, दांतों के ऊपर सफेद भाग इनेमल कहलाता है। इनेमल, दांतों के ऊपर सफेद भाग इनेमल कहलाता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है।
जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है यह कैल्शियम फॉस्फेट, यह कैल्शियम फॉस्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। देखो भाई, दांत है, दांत के ऊपर जो क्या होता है, व्हाइट जो लेयर जो होती है, व्हाइट जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, इनेमल। और वो शरीर का सबसे कठोर क्या होता है, पदार्थ होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आ गई बात समझ में। अगर फॉस्फोरस की क्या हो जाए, कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए, फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो दांत क्या हो जाएंगे, कमजोर रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, कमजोर। और जिसको हम बोलते हैं दंत क्षय रोग। क्या बोलते हैं, दंत क्षय रोग। कि दांत जो है उसका जो ऊपर की लेयर है वो जड़ना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, वो अलग होता है। पायरिया है वो कवक, उस प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। उसके अंदर क्या होता है कि जो मसूड़े जो होते हैं, गम्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाती है कि वो सड़ने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। मुँह से क्या आती है, गंध आती है। मुँह से क्या आती है, गंध। तो वो क्या होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। और लगातार जो मसूड़े जो हैं उनसे रक्त स्राव होता है। क्या होता है, रक्त स्राव होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। घर जाके 5-10 मिनट इसको क्या करना है, पढ़ना है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू।